शिव जी को क्रोध आने का कारण था, यानी हमारे शरीर की जो जठराग्नि है, ये हमारे शरीर की जो अग्नि है वो साक्षात भगवान शंकर जी का स्वरूप अगर हम मानेंगे, तो शंकर रूपी अग्नि का क्रोधित होने का मूल कारण क्या था? हमारा दिनचर्या, ऋतुचर्या, हमारा आहार विहार उस हिसाब से है ही नहीं जिस हिसाब से हमारा शरीर है। शरीर जिस हिसाब से बना हुआ है उस हिसाब का हमारा शरीर, हमारा आहार विहार है। उसके वजह से शरीर में आम की उत्पत्ति हुई मंदाग्नि के कारण से। पहले मंदाग्नि हुआ, आम की उत्पत्ति हुई, फिर वो रस और स्वेद वह स्रोतस में जाकर के डिस्टर्बेंस किया, उसकी वजह से बुखार आ गया। रक्त पित्त का कारण हमने क्या माना था? मोटा मोटी ऐसा व्यक्ति जिसको बार बार बुखार आता है, बुखार के दौरान जब बुखार थोड़ा ठीक हो जाए तो उसका खान पीन बहुत अनिष्टकारी होता है, रात भर जगता है, बहुत ऐसी चीजें खा लेता है जो कि बुखार के विषय में उस वक्त या बुखार जब ठीक होने के बाद उसको वैसे नहीं खाना चाहिए। धीरे धीरे शरीर को संतुलन करना चाहिए। तो उससे क्या हो गया? उसको रक्त पित्त हो गया, जो हम कल तक पढ़ रहे थे। हो गया ना? रक्त पित्त होने के लिए क्या जरूरी है? उस व्यक्ति का ज्वर के बाद भी उसकी जो आहार विहार है वो असंतुलित था, उससे उसका जो ब्लड है, ब्लड में ब्लड में उसकी जो जीवनीय शक्ति है, ब्लड में जो जीवन देने वाली जो शक्ति है, पुनर्निर्माण करने की जो कैपेसिटी है, वो लॉस हो रहा है, डाउन हो रहा है। इसके वजह से रक्त पित्त के तमाम जो सिम्टम्स है वो हमने देखा। उस तरह की कंडीशन में रोगी का जो शरीर है उसमें रक्त और पित्त इन तमाम कारणों से बढ़ जाता है, तमाम कारणों से बढ़ जाता है। रक्त पित्त होने के लिए सिर्फ ज्वर ही नहीं, बल्कि अतिसार भी एक कारक है, ग्रहणी भी एक कारक है। ऐसे दो तीन अलग अलग रोग है जिसके वजह से अगर उन रोगों का हमने सही तरीके से चिकित्सा नहीं किया, उसका आहार विहार उस वक्त गलत रखा रोगी ने, तो इस प्रकार से उसके रक्त में जो जीवन शक्ति है उसके नाश होने से और रक्त और पित्त के गर्मी के बढ़ने से शरीर के अंदर जितने भी कफवर्गीय जो धातु है, उन धातुओं से जो जलीयांश है, जो जलीयांश है उसको पसीने के रूप में वहां से खींच करके, वहां से पिघला करके, वहां से बहा करके रस रक्त और विशेष करके रक्त व स्रोतस में धीरे 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 आ जाता है, आकर के सारे गांठे हो जाते हैं, सब जगह मिल जाता है। जितने भी स्रोतस है, जितने भी आर्टरीज है, जितने भी जो जिन्हें हम बहिर्द्वार बोलते हैं, बहिर, तो उस स्थान के मूल में जाकर के वो उदक भाव का जो समूह है वो आकर के अटक जाता है। उसके उस रक्त तो है, रक्त की वृद्धि तो हो रहा है, लेकिन उस रक्त में जीवनीय क्वालिटी नहीं है, पुनर्निर्माण करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए ऐसे कंडीशन में जब हम एलएफटी करते हैं तो एसजीओटी, एसजीपीटी बहुत डाउन हमें दिखेगा, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन दिखेगा, आरबीसी आदि ये बहुत ज़्यादा इसमें भी इनबैलेंस दिखेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें बैलेंस नहीं रहेगा। ऐसे जीवन शक्ति से रहित रक्त कहीं एक जगह जाकर के कुंठित हो जाता है। उसके बाद उस ब्लड का अब क्या होगा? रक्तपित्त हो गया, कुछ रक्तपित्त हो गया, यानी कि मल द्वार से, यूरिन से, आंख से, नाक से, कान से बाहर की ओर निकल पड़ा, स्किन से बाहर निकल रहा है। जो निकल गया
वो तो रक्त पित्त की संप्राप्ति तैयार हो गया, लेकिन यह भी संभव है कि उस व्यक्ति के शरीर में रक्त पित्त के संप्राप्ति न हो करके वो स्नेह के रूप में रक्त और पित्त अधिक मात्रा में बढ़ करके पूरे हमारे आर्टरीज में, हमारे लिगामेंट में, हमारे वेन्स में पूरा जाम लगाया हुआ है, लेकिन संप्राप्ति अभी उस रक्त पित्त के हिसाब से नहीं हो रहा है, वो वहां स्टोर हो रहा है, उसे जगह नहीं मिल रहा है रोग उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि रोग उत्पन्न करने के विषय में हमने क्या पढ़ा था, यत्र संग खवई गुण्यात व्याधि तत्रोपजायते। आप लोगों ने सुने हैं, बार बार मैं बताता हूँ। रोग उत्पन्न होने के लिए क्या होना जरूरी है, दोष और दुष्य इन दोनों का मिल करके उस जगह में व्याधि संकर करना जरूरी है। दोष और दुष्य इन दोनों के मिलना जरूरी है, दोनों के विकृत होना जरूरी है। पित्त दोष है, रक्त दुष्य है। अब देखो जरा, इसके बाद अब चरक संहिता बोलता है रक्त पित्त हो जाने के बाद उसके आंखों से, नाक से, कान से, मल द्वार से, पेनिस से या वजाइना से अगर ब्लड बाहर नहीं जाता तो कहीं ना कहीं तो वो गड़बड़ करेगा ही करेगा। अंदर रह रहे करके वो क्या करेगा, गड़बड़ करेगा। उस गड़बड़ करने के उस अवस्था को हम कहेंगे अब जो होगा वह गुल्म हो सकता है। वो वहां रह करके अब जो करेगा उन्हें हम कहेंगे गुल्म। क्या कहेंगे, बहुत आसानी से मैं आपको इस बात को समझा रहा हूं, बिल्कुल आपको समझने वाली बात है। अब यह चीज शरीर के अंदर रहेगा और रह करके ये गुल्म को तैयार करेगा। अब हमें देखना होगा गुल्म का प्रकरण क्या है, ठीक है। तो जरा कोई बताइए सूत्र क्रमांक 4, सूत्र क्रमांक 4 को निकालिए, तब तक मैं एक इसको निकालता हूं। 4 निकालिए सूत्र क्रमांक। चरक निदान स्थान, निदान स्थान तृतीय अध्याय सूत्र क्रमांक 4। यह जो गुल्म है, देखो तीसरे नंबर वाले सूत्र में क्या बोलते हैं, यह खलु पंच गुल्मा भवंती। अब ये गुल्म क्या है वो हम थोड़ा सा हमने जाना, अब हम बाद में एक एक करके इसको पीछे से करते हुए चीजें हम आज ही के दिन में सारा समझ लेंगे। आप अपने कैमरे को ऑन रखिएगा ताकि मैं आपके चेहरे को पढ़ पाऊं। पहले तो देखो यहाँ क्या बोलते हैं, वात पित्त कफ 3 प्रकार के, तो ये दोषों के हिसाब से हुआ, देखा तीसरे नंबर में। फिर आया नीचयु गुल्म। नीचे गुल्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा बिगड़ने के कंडीशन में, बहुत क्षय की अवस्था में, विकृत अवस्था में जब पहुंच जाए तो उसको नीचयु गुल्म बोलते हैं। और एक आता है शोणित गुल्म, इसको लेडीज को होता है शोणित गुल्म, रक्त गुल्म बोलते हैं, रक्तज गुल्म। ये भी हम बाद में देखेंगे एलोपैथ के हिसाब से कि रक्तज गुल्म का क्या मामला है। एक सेकंड, हाँ, अब मैं किसी को मैंने लिंक भेजा था, अब उसको लिंक ही नहीं आ रहा। अरे कैसे, अच्छा मैंने किसी और जगह में लिंक भेजा। चलो, और आ गया शोणित गुल्म। तो इसको आप लिखिए जरा, ये 5 प्रकार के जो गुल्म है वो होता है। गुल्म किन किन अवस्थाओं में होता है उसे भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें अभी आप अगर लिखते हुए जाएंगे तो आप लोगों को ये समझने में बाद में आसान होगा।
हम क्या क्या चीजें पढ़ते आ चुके हैं। देखो अब इसको थोड़ा एक बार मोटा मोटी तौर पर समझते हुए जाएंगे तो बाद में आपको मजा आएगा। हमने क्या क्या पढ़ा था, एक एक करके इसको आप नोट करिए, अपने कैमरे को आप ऑन रखिएगा। गुल्म नाम की जो बात अभी हम कर रहे हैं, वह गुल्म होने के पीछे, गुल्म क्या है क्यों है वो हम बाद में और कुछ स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। पहले नंबर में हम ये समझ सकते हैं, जो गुल्म है, गुल्म का मतलब होता है गांठ। जैसे हमने देखे ना पेड़ों के जड़ में, जड़ जो होता है ना, जड़ों में गांठ हो जाता है ना, जड़ के बीच में कहीं गोल गोल सा गांठ हो जाता है। उस गांठ जैसे होने की एक अवस्था को हम गुल्म कहेंगे। उसे चरक संहिता बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है। लेकिन चरक से अलावा कुछ मोटी मोटी कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम चूंकि पढ़ते हुए आ चुके हैं, इसीलिए इसको जानना जरूरी है। तो पहले नंबर में लिखिए, श्रमजन्य श्वास से गुल्म होता है। गुल्म कहाँ कहाँ से होता है उसको हम निकालेंगे अभी, और फिर बाद में हम गुल्म के बारे में जब पढ़ेंगे तो फिर मजा आएगा। आपके पास कोई रोगी आया गुल्म को लेकर के, गुल्म क्या है, कैसा है, किस तरह से दिखता है, हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले जो चीजें हमें समझते हुए जाना चाहिए, पहले नंबर में गुल्म होता है श्वास, श्रमजन्य श्वास रोग से। यानी कि अगर कोई आदमी बहुत भारी चीजों को उठाता है, अगर कोई आदमी बहुत भारी और विशाल चीजों को, मतलब उसके शरीर में जितनी क्षमता है उतने अपने क्षमता से ज्यादा भार, ज्यादा वजन को अगर वो रोज उठाता है, जैसे जिम में हम कई सारे लोग देख चुके हैं, अभी कंटिन्यूसली ऐसे लोगों की मृत्यु हो रही है जो जिम में जाकर के एक्सरसाइज करते हैं, इतना लंबा जीव निकाल करके करके उठाएंगे और अपने ऐसे करके देखेंगे। अपने बल से, सामर्थ्य से ज्यादा नहीं वजन उठाना चाहिए कंटिन्यूसली। व्यायाम एक लिमिट से ही होता है। आपका जितना बल है, शरीर बल जितना है, उसके आधा बल लगा करके हमें व्यायाम करना है। गलत तरीका से अगर हम व्यायाम करेंगे तो ये व्यायाम हमारे लिए हानिकारक होने वाला है। तो अगर आपके पास कोई गुल्म के रोगी आएगा तो आप उसको एक तो सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप व्यायाम करते, जिम जाते थे क्या। यानी जिम जाने वालों के लिए एक बिन बुलाए मेहमान के रूप में गुल्मा आ सकता है। अब गुल्म क्या है, एक छोटा उदाहरण देकर के फिर मैं बाकी चीजें बिना कहे आगे बढ़ूंगा। जैसे लेडीज को पीसीओडी होती है, उसको फाइब्रॉइड होता है, जैसे सिस्ट होती है, जैसे लेडीज को एंड्रोमेट्रोसिस होती है, जैसे ट्यूमर है, जैसे ये सारे के सारे क्या है, सभी ये गुल्म है। लेप्रोसी बोलते, सॉरी, हाँ, लेप्रोसी भी हम इसको कह सकते हैं। नहीं, लेप्रोसी तो हम नहीं कहेंगे, है ना, लंप कहेंगे इसको, LUMPS। तो ये गुल्मा के ये कुछ प्रकरण है, कुछ ऐसी बातें हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा मोटा मोटी समझ में आया होगा कि बेसिकली चरक तीसरे स्थान में जो गुल्म की बात कर रहा है, ये किस रोग के लिए बता रहा है। ध्यान देना, निदान स्थान में कोई स्पेसिफिक एक रोग के लिए बात नहीं है, यहाँ बहुत बड़े रोगों के समूह के लिए यहाँ बात हो रही है। यानी कि एक गुल्म की चिकित्सा अगर आपको समझ में आया तो ऐसे हजारों रोगों का चिकित्सा आपको एक झटके में समझ में आएगा। ट्यूमर की चिकित्सा विधि वही है जो चिकित्सा विधि लंप की है या सिस्ट की है। सिस्ट और आपका फाइब्रॉइड, इन दोनों की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो कोई अलग नहीं है, एक ही है। क्योंकि इन दोनों का निर्माण होने की प्रक्रिया, जिन कारणों से ये निर्माण होता है, इसमें वही चीज है, गुल्मा। गुल्मा पृथ्वी और जल, इन दोनों, पृथ्वी महाभूत की अधिकता से भी, जल महाभूत की अधिकता से भी गुल्मा होता है। अगर हम जल महाभूत की अधिकता से कहेंगे तो वो फिर फाइब्रॉइड, जिसमें उसके वेन्स में
सिराओं में जैसे लेडीज के, वो जलीय अंश की अधिकता है। अगर पृथ्वी अंश की अधिकता होगी तो वहां ट्यूमर है, वहां लंप है। जो सख्त वाला गुल्म है वो पृथ्वी अंश है, जो गिला गिला है जिसके अंदर तोड़ने से काटने से पानी निकलता है वो जलीय अंश है। कफ वर्गीय है लेकिन प्रभाव पूरी तरह से वायु का है। वैसे गुल्म वातज रोग है। वैसे गुल्म क्या है? वातज रोग है। लेकिन अब एक सवाल होता है, भैया वायु खुद से कैसे गुल्म क्रिएट करेगा? तो ये सारी चीजें हम एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहला इसका रीजन है कि हमारे पास तो पेशेंट आने वाले हैं इस तरह के, उसके लंग्स में इस तरह के कोई लंप हो सकता है, लंग्स में कोई ऐसे फोड़े हो सकता है, कोई गांठ हो सकता है लंग के अंदर, स्टमक में भी होता है, शरीर के किसी भी हिस्से में होता है। तो सभी के सभी को हम गुल्म इस हिसाब से देखेंगे। वैसे गुल्म हमारे हृदय में, नाभि में और वस्ति स्थान में, इन 3 जगह में गुल्म की बातें वैसे बताया गया है। लेकिन बेसिकली अगर संप्राप्ति को हम देखेंगे तो गुल्म हमने जो प्रथम धरा कला देखा था, आप बताइए जरा, प्रथम धरा कला का नाम क्या है? प्रदीप जी आप बताइए, कल परसों ही हम पढ़ते आए हैं। मांस धरा कला इज प्रथम धरा कला। अब मांस धरा कला जो है, उस धरा कला के सहयोगी जो चैनल है वो कौन कौन से हैं? सहयोगी चैनल कौन कौन से हैं मांस धरा कला के? जैसे स्नायु है, सिरा, धमनी, हाँ, स्नायु, सिरा और धमनी, ये मांस धरा कला से संबंध रखने वाले ये रूट है। अब अगर गुल्म होगा तो प्रथम धरा कला, क्योंकि जो बाहर से भी दिखाई दे रहा है, गुल्म तो बाहर से भी, जैसे लंप है जगह जगह जो शरीर के अंदर स्किन में जो गांठें दिखती है, वो मांस धरा कला, प्रथम धरा कला के साथ उसका रिलेशन है। तो हम इस बात को लेके चलेंगे कि हमारा जो गुल्म है वह प्रथम धरा कला, मांस धरा कला के साथ इसका रिलेशन है। तो मांस धरा कला हम ये बात भी करते आए हैं कि इसका चिकित्सा के लिए सबसे बढ़िया जो प्रोसेस है वह है अग्निकर्मा। एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए चलो। तो पहले नंबर में हमने क्या देखा कि श्रम से श्वास, यानी कोई आदमी अपने श्वास वेग को रोक करके जबरदस्त चीजों को निरंतर उठाता है, तो यहां इसको गुल्म होने का संभावना है। और गुल्म कहाँ होगा? प्रथम धरा कला, मांस धरा कला। उसके सहयोगी जो चैनल है, स्नायु, टेंडन्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, लिगामेंट हो गया, ये सारे जो है स्नायु, सिरा, कंडरा आदि सारे मांस धरा कला के साथ संबंध रखने वाले एक चैनल है। तो इसी के आसपास में होने वाला है। स्नायु में हो सकता है, सिराओं में हो सकता है, और हमें देखना होगा कि स्नायु में है तो क्या सिम्टम्स है, सिरा में है तो क्या सिम्टम्स है। स्नायु में अगर गुल्म होगा तो वो अलग तरह का दिखेगा, उसके एलोपैथ में नाम अलग होगा, आयुर्वेद में नाम अलग होगा। सिरा में होगा तो नाम अलग होगा, और अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से इसके नामाकरण होगा। लेकिन चीज वही है, हमें घबराने की बात ही नहीं। हमारा दवाई वही है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही है, हमारा सोच वही है। तो पहला है श्रमजन्य। श्रमजन्य श्वासावरोध से गुल्म होता है। दूसरे नंबर में हम क्या पढ़े थे? आप लोग बताइए जरा, हमने और क्या पढ़े थे? किस प्रसंग में हमने गुल्म को देखा था? दूसरे नंबर में हमारा आया है छर्दी। छर्दी यानी कि उल्टी को रोकने से वोमिटिंग बार बार आता है किसी को, और उस वोमिटिंग को अगर वो रोकता है तो इससे जो होगा उसका नाम है गुल्म। बाद में गुल्म होना है कई नामों से, एलोपैथ में वो कई सारे नाम होंगे उसके, वो नाम भी मैं आपको बाद में गिनाऊंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला।
सभी मेरे वेबसाइट में है। कौन कौन से नाम वाले वो ऐसे रोगों के नाम, बड़े डरावने डरावने लंबे लंबे, जिसको पढ़ना ही बड़ा मुश्किल मेरे लिए, हमारे जैसे। अब भैया अंग्रेजी, तो ऐसे नाम वाले जिसको आपने कभी सुने होंगे या कभी नहीं सुने होंगे, तो वो भी मैं गुनगुनाऊंगा, उसे भी आप कहोगे हाँ यार अच्छा ये गुल्म है। तो उससे होना कुछ नहीं है, उस ना जैसे शिष्ट है, कहीं भी शिष्ट हो गया तो हम क्या समझेंगे, ये तो गुल्म है। अब गुल्म की चिकित्सा विधि हम यहाँ बेहतर समझेंगे। तो वो तमाम 50 तरह के नाम वाले जो रोग है, उसका हम एक ही झटके में उसकी चिकित्सा सीखने वाले हैं। अविनाश जी बताइए। सर यहाँ पे आपने जो बोला वोमिटिंग रोकने से, तो वोमिटिंग तो रुकेगी नहीं, वो तो बाहर फेंकेगा। तो यहाँ पे हम मेडिसिन खा के रोकते हैं, वो वाला रोकना होगा। वॉमिटिंग अगर आ रहा है तो बार बार जो वॉमिटिंग टेंडेंसी हो रहा है उसको रोकने की, जैसे कुछ लोग होते हैं गाड़ी में यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते वक्त दवाई खाते हैं, क्योंकि अब शरीर का वेग है। वॉमिटिंग एक तरह का शरीर का वेग है, और उस वेग को नहीं रोकना चाहिए, सीधी सी बात है। अतिसार हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो वो भी शरीर का एक वेग है। बुखार हो रहा है, वो भी एक शरीर का वेग है। यानी कि शरीर के किसी प्रकार के वेग को रोकना नहीं चाहिए, वो हम पढ़ चुके। हाँ जी। सर कितना वॉमिट होने के बाद ही हमें मेडिसिन पे आना है, या लूज मोशन होने के बाद ही हमें मेडिसिन पे आना है? पहले बात तो ये है कि वॉमिटिंग क्यों हो रहा है उसको देखना है, ओके। पहली बात तो। लेकिन ऐसा नहीं ना कि कुछ लोग वो मेडिसिन खा करके गाड़ी में बैठते हैं। हाँ करते हैं सर, उनको ऐसा बस वगैरह लगती है ऐसा, हाँ, तो मेडिसिन खा लेते तो हैं। तो ये सबसे घातक अवस्था है। मतलब इसका समझ सर लो कि उसको हम पूछेंगे नहीं कि है भाई सर, ऐसा कुछ है सॉरी सर क्या। इंटरप्ट, इसका आपका सवाल है कि वॉमिटिंग अगर आता है किसी को तो क्या करे, तो उसको विधि पूर्वक वमन चिकित्सा कराना है, और जिस वजह से वॉमिटिंग हो रहा है उस कारण को जान करके उसकी चिकित्सा करना है। बार बार वॉमिटिंग आ रहा है तो हो सकता है कि इसको हम बोलते हैं उदावर्त बोलते हैं। कहीं इसको उदावर्त तो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर उदावर्त ही एक वो रोग है जिसमें वॉमिटिंग आती है। अगर उदावर्त है तो उदावर्त की चिकित्सा करना है, अनुलोमन क्रियाएं करनी है। लेकिन वॉमिटिंग अगर हो रही है तो बार बार उसको रोकने का प्रयास नहीं करना है। और सर ये जो जिनको गाड़ी वगैरह लगती है, गाड़ी पे बैठते साथ वोमिट हो जाता है, तो इसके लिए अपन क्या दे सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, ताकि उनको नुकसान भी नहीं हो और देखो, हम नाड़ी परीक्षण में हम की क्या चीज पढ़ते आ चुके हैं, किसको होता है ये तो रक्त धातु में कब होगा तभी तो बस की बताए। सुभाष जी, जब तो हम आपके पास आ रहे हैं अभी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रक्त धातु में अगर आम होगा तो वोमिटिंग होगी। वोमिटिंग गाड़ी यात्रा करते वक्त होगा। तो चिकित्सा तो समझ में आ ही जाएगा कि भाई अगर ऐसा है तो चिकित्सा क्या हो सकता है। उस आदमी को आम से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाला है बाद में, हमें चिकित्सा तो उस लेवल में जाके करना होगा। हर एक शरीर के प्रतिक्रिया का एक रीजन होता है, उस रीजन को पकड़ना है और उसका चिकित्सा करना है। जब भी तो चरक पड़ रही। तो अगर कोई आदमी आपके पास अगर आया तो हमारे सामने उसको पूछना क्या क्या है। अभी देखो चरक में यहाँ पर हम जो सवाल यहाँ जो लिखा गया है, ये तो इस प्रसंग में लिखा है, लेकिन इससे पहले जो जो बातें आई है गुल्म के संदर्भ में, वो भी तो हमें भूलना नहीं चाहिए। तीसरे नंबर में ये गुल्म के बारे में विशेष करके पेट के अंदर गांठे ट्यूमर होने के संदर्भ में व्यानावृत अपान की बातें आई है। अगर व्यानावृत अपान होगा, व्यान वायु ने अपान वायु को आवरण किया होगा, तो गुल्म होने की संभावना है, पेट में गुल्म होने की, ट्यूमर होने की संभावना होती है। एब्डोमिनल एरिया में चाहे अपर हो चाहे डाउन हो, वहां ट्यूमर हो सकता है, यानी गुल्म हो सकता है।
तो ब्यानावृत अपान ये एक है, तो उसको आप नाड़ी से भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप सिम्टम्स उसको पूछ सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ब्यानावृत अपान, ब्यान ने अपान को आवृत किया है, ब्यान ने अपान को, तो आप बताइए जरा यहाँ क्या कैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। ब्यान ने किया है, तो ब्यान ने अपान को किया है, तो ब्यान का मान कम होने वाला है, अपान का मान बढ़ने वाला है, दोनों के लक्षण दिखने वाले हैं। पसीना उसका कम आने वाला है, छींक उसको कम आने वाला है, बार बार डायरिया होने वाला है, या उसके यूरिनरी ब्लाडर में कोई इन्फेक्शन होने वाला है, या उसके पेशाब के जो होता है, उसके नाभि के नीचे कुछ कुछ दर्द होने वाला है। ये सारे लक्षण उसमें दिखेंगे। आप लोगों को जो मैं कह रहा हूं कुछ समझ में आ रहा है? सर ब्यानावृत अपान तो समझ में आता है, लेकिन ब्यान ने उसको रोका है, उसका सिम्टम क्या होगा जरा थोड़ा सा? ब्यान का पसीना कम आएगा, ब्यान ने रोका है तो ब्यान का मान कम होगा। तो ब्यान का काम क्या क्या है? ब्यान का मान पसीना को निकालना है, शरीर में रक्त आदि धातुओं को बड़ी तीव्र गति से हृदय से ही उठा करके हर जगह पहुंचाना है, ब्यान का ही काम है। तो ये सारे के सारे काम, जैसे तृतीय अवस्था पाक जब हो जाएगा, कटु अवस्था पाक जब होगा, तो कटु रस उत्पन्न जो रस है, उस रस को पूरे शरीर में मल के रूप में, हमने जो पढ़े थे नाड़ी में हमने जो बात किए थे, तृतीय अवस्था में जैसे ही कटु रस उत्पन्न होगा, और जब धातु पाक होगा, धातुओं में जब पाक की क्रियाएं होंगे, और वहां से जब पानी उदक की निर्माण होगी, उदक पसीना निकलेगा ना, जैसे अग्निकर्म होगा तो स्वेद भी उत्पन्न होगा। तो क्या करेगा, तृतीय अवस्था पाक से जो कटुरस वाला जो है ना, रुक्ष गुण वाला कटुरस वाला जो भी चीज है, जो वायु है, उन तमाम धातु के उस उदक को, उस पानी को, जो समान वायु ने ऊपर से ही, है ना, मल मूत्र पसीना ये सारे अलग अलग किया है अन्न आहार रस से। हम पढ़ते आ चुके कि नहीं, हम चरक में भी पढ़ते आ चुके। अब आप लोगों ने दिमाग में कितना रखा है वो, उसके बाद वह जो तृतीय अवस्था पाक में जब रुक्ष गुण प्रधान वायु और आकाश प्रधान वह शक्ति संपूर्ण स्रोतसों में उत्पन्न जितने भी उदक है, धातु पाक के क्रम में जो पसीना निकलता है, उन पसीना को ले करके कटु रस प्रधान। अब कटु क्या होता है? कफ के क्लेद को छेदन वेदन करने वाले होते, तो नाड़ियों को, लिगामेंट्स को, ब्लड वेसल्स को सफाई करते हुए आगे की ओर जाता है। कोई ब्यान वायु अब उसको धक्का मार रहा होता है, उसको आगे की ओर ले जाने वाला कौन है? ब्यान वायु। शरीर में सबसे तेज गति से जिसकी रफ्तार बड़ी तेज है, किसकी है? ब्यान वायु की है। पूरे स्रोतसों के झाड़ू पोछा करते हुए वो पसीना, स्किन के माध्यम से पसीना, मूत्र के माध्यम से मूत्र, मूत्र व स्रोत से अन्न व स्रोत से अन्न को, स्वेद व स्रोत से स्वेद पसीना को, और मल को सब जगह से धक्का मारते हुए शरीर से उसको बाहर खदेड़ता है। खदेड़ने वाला कौन है? ब्यान है। अगर अपान वायु ब्यान को रोक देता है, या यहां पर हमने क्या बोला है अभी? यहां पर हमने बोला है ब्यानावृत अपान, ब्यान ने अपान को रोका है। तो जिसने रोका है उसका मान कम होगा, जो रुका है उसका मान बढ़ेगा। तो अपान का मान बढ़ेगा और ब्यान का मान कम होगा। देखो यहाँ गुल्म कैसे बन रहा है। अब धक्का देने वाला का मान कम है और जाने वाला का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नीचे जाने वाले के मान तो बढ़ रहा है, लेकिन नीचे ले जाने वाले का मान क्या हो रहा है?
कम हो रहा है। कम समझ में आ रहा है? इसी तरह से हमें आवरण समझना है। इसको हम बोलते हैं अन्योन्यावरण। क्या बोलते हैं इसको? अन्योन्यावरण। एक दूसरे का आवरण एक दूसरे से करते हैं। अपान का मान बढ़ रहा है, व्यान का मान कम हो रहा है। व्यान का काम क्या है? झाड़ू पोछा करना। किनका झाड़ू पोछा करना? उनका जो अभी अपान की ओर जाना है। अब वो अपान का बढ़ रहा है, यानी मल की मात्रा बढ़ रहा है, मगर धक्का देने वाला कोई है नहीं। क्या होगा? श्रुतसु में अटकेगा। मूत्र का मान बढ़ने वाला है, उसको धक्का देने वाला है ही नहीं, बेचारा कमजोर है। क्या होगा? भर जाएगा। पसीना के माध्यम से उस चीज को निकाल नहीं सकते, क्योंकि पसीना निकालने वाला कौन है? व्यान वायु है। मल मूत्र निकालने वाला अपान है, लेकिन धक्का ले जाने वाला कोई है नहीं, बेचारा व्यान कमजोर है। पसीना को तो करने वाला अपान है नहीं, वो तो व्यान खुद है, वो बेचारा खुद कमजोर है। अब सिम्टम्स क्या होगा? सीधी सी बात है, अपान क्षेत्र में भारीपन महसूस होगा और व्यान के क्षेत्र में कमी महसूस होगी, यानी पसीना नहीं आएगा। पसीना नहीं आएगा। तो ये तो सब लक्षण कब्ज का भी है। कब्ज का भी भारीपन लगेगा। अब आप खुद इसका सूत्र से आप अंदाज लगाओ, तो वही मल मूत्र स्वेद शरीर के अंदर रह रह करके अब वही संप्राप्ति जोड़ करके देखो, इसका कारण क्या है? रक्त पित्त का कारण भी यही है। अंदर ही अंदर बढ़े जा रहा है, बाहर तो निकल ही नहीं रहा। और कहीं स्थान संश्रय होकर के क्या करेगा? अब ये गुल्म की संप्राप्ति की ओर जाएगा। अभी हम चरक ने गुल्म के बारे में बहुत सुंदर बात बताया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। एक गुल्म वात रक्त में होता है, एक गुल्म वात रक्त में भी गुल्म होता है। लिखिए जरा, वात रक्त जैसे कंडीशन में भी गुल्म हो सकता है। अभी आप उसको नोट करते हुए जाओ कि गुल्म कहां कहां हो सकता है। तो ये सारे के सारे गुल्म की संप्राप्ति हो गई। अब हम बात करेंगे गुल्म की। आया समझ में? अभी तक की जो बातें हैं, अगर किसी को भी समझ में नहीं आया, अब हम थोड़ा ग्रंथ के ऊपर जाएंगे। हमने अभी ये देखा कि गुल्म का कारण क्या क्या है, किन किन अवस्थाओं में गुल्म बढ़ सकता है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़े थे, इस गुल्म के संदर्भ में हमने उसको एक बार जस्ट रिव्यू किया, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पीछे की चीजें देखने का इसके संदर्भ में, क्योंकि ग्रंथ का देखो, राइटर का लिखने का तरीका है ये, हर एक अध्याय के लिए पीछे बहुत सारी बातें छोड़ते हुए गए हैं। अब उन सारी चीजों को इस अध्याय में जाकर के नमस्कार करना होता है, एक बार याद करना होता है, इसीलिए हमने उसको, ये एक परंपरा है, इसको हमने उसको याद किया। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर वाला सूत्र, जहां से हमारा गुल्म प्रकरण शुरू हो जाएगा। बाकी 4 और 5 नंबर तो जस्ट ऐसे ही समझाने वाली बात है, मूल बात तो 5 नंबर में है। यहाँ क्या लिखा है? यदा पुरुषो वातलो, यदा सर वातलो। स्क्रीन शेयर कर देते, हाँ जी, स्क्रीन भी शेयर कर देते पता लग जाएगी, क्योंकि इसमें तो छठा अध्याय है गुल्म का। हाँ स्क्रीन शेयर आप लोग करिए ना कोई। एनीवे मैं कर देता हूँ यहाँ से। चलो, कोई कर रहे है क्या? मैं करता हूँ, चलो मैं करता हूँ। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछिए अभी तक की बातें।
सर रक्त पित्त का जो गुल्म है वो बवासीर है, खून बहने वाला। नहीं, रक्त पित्त का गुल्म, रक्त पित्त के अभी जो रक्त पित्त का गुल्म बवासीर नहीं है। रक्त पित्त का गुल्म बवासीर नहीं है, उसको एलोपैथ में एक रक्त पित्त में है। जैसे हमारे यहाँ पर बोलते हैं ना, एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं ना, लेडीज में जो होती है, वो वहीं से रक्तज गुल्म बन करके वहीं से रक्तज गुल्म हो जाता है। रक्त पित्त से ही वो रक्तज गुल्म की ओर परिवर्तित हो जाता है। रक्तज गुल्म बोलते हैं उसको, वहीं से शुरू हो जाता है। ये गुरुजी ये यूट्रस में ज्यादातर होता है क्या? हाँ, एंडोमेट्रोसिस यूट्रस में ही होता है। यूट्रस में ब्लीडिंग होती रहती है लगातार। हाँ, नहीं रक्त गुल्म, जी जी, तो वहीं पे रक्त पित्त गुल्म होगा ना? हाँ, रक्त पित्त गुल्म। रक्त और पित्त दोनों के मान बढ़ करके वो फिर गुल्म की जैसी संप्राप्ति वहां पर होता है। वो हम बाद में उसको हमने यहाँ पर 5 प्रकार के गुल्म के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें अंतिम वाला हमारा रक्त गुल्म है, रक्तज गुल्म, तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। कोई तो करिए जरा, मेरे तो यहाँ हो ही नहीं रहा, क्या चक्कर है इसका। अच्छा, ये क्या हो गया? अच्छा ठीक है, हाँ आ गया बस जी, बस आ हो गया। गया, हो गया। हमारे ये किधर चले गए, क्या बोलते हैं, रसौली क्या है जो प्रेगनेंसी की? हाँ, रसौली भी तो रक्त गुल्म, ये गुल्म ही है। रसौली भी तो गुल्म ही है दिव्या जी, रसौली को भी गुल्म ही कहेंगे, वो भी गुल्म है। भगवान जी स्क्रीन शेयर करिए ना, बड़ा टाइम लगा लेते यार आप लोग। भगवान जी क्या कर रहे हैं आप? कोशिश कर रहा हूँ सर। आप सबके पास तो बुक होगा ही, फिर स्क्रीन शेयर करना है जरूरी? बुक तो होगा ही सबके पास। नहीं गुरुजी, किताब नहीं। गौतम चलिए जी लतीफ क्या जी कर को रहे सर हैं? वो श्लोक में पता नहीं लग रहा ना कौन सा आगे पीछे कौन सा हो रहा है। देखो, चरक संहिता निधान स्थान अध्याय नंबर 3 सूत्र क्रमांक 6, जहां यदा पुरुषो सर अध्याय 3 में तो ज्वर चिकित्सा है ना? नहीं अध्याय 3 में नहीं, ज्वर जोर चिकित्सा नहीं है, है, गुल्म। पांचवें अध्याय में गुल्म चिकित्सा है। अरे आपके पास कौन सा बुक आ गया अब? काशीनाथ पांडे जी की है। मनोज जी आपके पास कौन से अध्याय में है? क्या है गुरुजी? हाँ, तृतीय अध्याय में। हाँ, तृतीय में ही होता है ना। पहले में ज्वर है, दूसरे में रक्त पित्त है, तीसरे में गुल्म है। जी गुरुजी। बस हो गया इतना। चलिए जिसमें भी हो, जो हो है तो ठीक है, उसको आगे बढ़ाइए सर। यदा पुरुषो वातलो विशेषेण, मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ धीरे से, उस सूत्र को आप देखिएगा जरा। संस्कृत पढ़ना भी बहुत अच्छी बात है। यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वर वमन विरेचन अतिसाराणाम अन्यतमेन कर्षणेन कर्षितो वातलमहारम आहार इति शीतम व विशेषेण अतिमात्रम। अच्छा, इसको मैं अर्थ सहित पढ़ता हूं, चलो। यदा, अब ये कहाँ आ गए? यदा पुरुषो वातलो विशेषेण, यदा यानी जब, वातलो यानी वात प्रदान, विशेषेण यानी विशेषता से युक्त, कोई पुरुष हो यानी पुरुष, कोई व्यक्ति। अब यहाँ आयुर्वेद में पुरुष शब्द सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं है। जैसे यहाँ शब्द, भगवान जी क्या कर रहे हो आप? ये छोड़ो छोड़ो, मैं शेयर करता हूँ।
ला, ये शेयर क्यों नहीं हो रहा है? अब ये हो रहा है, एक सेकंड ना, मैं यहाँ करता हूँ। कोई नहीं सर, शेयर के बिना भी काम कर सकते। कोई बात नहीं। ये आ गया। अच्छा, यदा जी यदा पुरुषो वा तलु विशेषण। यदा यानी जब, पुरुष हो, वातलो विशेषेण पुरुष हो। यदा यानी जब, मतलब कभी भी हर किसी व्यक्ति को ये हो सकता है, लेकिन गुल्म ज्यादातर वात प्रकृति वाले व्यक्ति में होने की अधिक संभावना होती है। वात प्रधान वातज गुल्म जो है, वातिक प्रकृति वाले, जैसे मेरा प्रकृति वातिक है, तो वातज जो गुल्म है वो वातलो विशेषेण पुरुषो यदा, जब वात दोष से, वात दोष प्रधान पुरुष, पुरुष का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को ही पुरुष बताया गया। यहाँ पर पुरुष का मतलब सिर्फ जेंट्स नहीं है, जेंट्स लेडीज दोनों ही है, पर मेल फीमेल दोनों ही पुरुष इस शब्द से हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। जब ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से वात प्रधान शरीर वाला व्यक्ति ज्वर वमन विरेचन अतिसाराणाम अन्यतमेन कर्षणेन, देखो शब्द के एक एक अर्थ को समझना जरूरी है। ये दो, ये 6 और 7 समझ में आ गया, फिर तो धड़ाम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। वात प्रधान व्यक्ति को निरंतर बुखार आने से, निरंतर बमन उल्टी कर करके, विरेचन डायरिया कर करके, अतिसार अतिसरतेति अतिसार, अतिसार आदि रोगों के कारण से, या अन्य तमेना इसी प्रकार के किसी अन्य व्याधि से बहुत कर्षित, कर्षित, कर्षित का मतलब जैसे ज्वर जब हो जाता है तो रक्त में जीवन शक्ति खत्म हो जाती है। बमन होने से शरीर के पोषक शक्ति खत्म हो जाता है। विरेचन होने से शरीर में अग्नि शक्ति खत्म हो जाता है। अतिसार होने से शरीर के जल तत्व की समाप्ति हो जाती है, डिहाइड्रेशन जैसे कंडीशन हो जाता है। तो ऐसे में अत्यंत कर्षणेन, कर्षण यानी खींचा जाने से शरीर के अंदर के सभी रस शक्तियां खत्म हो जाती है, पोषण शक्ति खत्म हो जाती है, जीवन शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसे में भी सब कुछ नाश हो गया जी, डिहाइड्रेशन जैसे कंडीशन है, लेकिन फिर भी वातलम आहारम आहारयति, वह व्यक्ति वातज आहार को करना नहीं छोड़ता। आहार विहार दोनों ही, ध्यान देना किसके लिए बताया गया, जो वात प्रधान व्यक्ति है वह व्यक्ति का बुखार, बमन, विरेचन, अतिसार आदि इन रोगों से या ऐसे ही किसी और रोगों से जूझते जूझते लंबे समय से बहुत पीड़ित था। शरीर के रस रक्त आदि धातु सारे कर्षित हो गया, यानी खींच के शरीर से बाहर चला गया, और फिर भी वो वातलम आहारम आहारति, कुछ वायु को बढ़ाने वाले खान पीन जिसका सेवन करता है। क्या क्या हो सकता है, जैसे रात्रि जागरण, जैसे अत्यंत पैदल चलना, अत्यंत शोक, अत्यंत चिंता, अति हर्ष, अति भोजन,
अल्प भोजन, बिल्कुल कुछ नहीं खाना और अधिक मात्रा में खाना, बिल्कुल कुछ नहीं खाना और अधिक मात्रा में खाना, दोनों ही वह कंडीशन है जिससे वायु शरीर में बढ़ता है। रुक्ष भोजन करना, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाना, स्पाइसी चीजें खाना, क्रोध करते हुए खाना, बात करते हुए खाना, चलते चलते खाना, सोते सोते खाना, गलत आचरण से युक्त व्यक्ति के हाथों से बनाया हुआ भोजन करना, अपवित्र स्थान में बैठ, इतने सारे बातें आयुर्वेद ने बताया। इन सभी क्रियाओं से शरीर में वायु बढ़ने वाला है। ऑलरेडी वायु बढ़ा है, ऑलरेडी वात प्रकृति वाला व्यक्ति है, शरीर इन रोगों से कृष हो रखा है, कर्षित हो रखा है, ऊपर से इस प्रकार के भोजन करता है। शीतम व विशेषेण अतिमात्रम, विशेषेण अतिमात्रम शीतम व रुक्षम, ये जो वा शब्द है, यह शीत और रुक्ष, ये दोनों चीजें विशेष करके वायु को बढ़ाने वाले होते हैं। बहुत ठंडी चिल्ड खा रहा है और वह चिल्ड रूखा गुण वाला है। अस्नेह पूर्वे वा बमन विरेचने पीवती, अभी पूर्व कर्म कुछ किया नहीं है, ऐसे हम लोग बहुधा करते हैं ना, कर लेते हैं। बहुत सारे जो पंचकर्म ये जो होते हैं अपने नेचुरोपैथी सेंटर वाले और बहुत सारे लोग, हमारे दिव्या जी भी ऐसे गलती करती है। हमारे यहाँ बहन है एक प्यारी सी बहन, वो ऐसे गलती करती है। सर हम तो कुंजल करते, ये जो कुंजल वाली जो मामला है ना, ये बड़ी डेंजर है। अब यहाँ ये सूत्र क्या बोलता है, हम चरक पढ़ रहे, चरक क्या बोल रहा है, बोलता है अस्नेह पूर्वे व बमन विरेचन पीवती, स्नेहन किए बगैर, यानी पूर्व कर्म प्रॉपर तरीका से किए बगैर वो बार बार बमन और विरेचन करता है। सर मैं कुंजल कर लूं, हाँ जी कर लूं। सर ऐसा है ना, बस हर महीने में एक बार लूज मोशन का दवाई खा लेता हूँ, पेट साफ हो जाता है। या रात में थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन हो या ऐसे कुछ हो, तो रात में क्या है सर, ऐसा है कि मैं तो एरंड तेल पी के सो जाता हूँ। हरड़ के अंदर एरंड तेल लगा करके डाल करके रात को खा लेता हूँ, पी लेता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ। दूसरे दिन बढ़िया झाड़ू पोछा हो जाता है। बट आयुर्वेद क्या बोलता है, विधि पूर्वक पूर्व कर्म करके फिर स्नेहन आदि क्रियाएं करके बमन विरेचन होना चाहिए। बमन विरेचन वस्ती ये पंच कर्म के हिस्सा है। बिना उसके विधि पूरा किए हम बमन तो कर नहीं सकते। तो गुल्म होने के लिए इस तरह की क्रियाएं पूर्व कर्म किए बगैर, यानी स्नेहन को विधि पूर्वक किए बगैर, स्नेहन को विधि पूर्वक करने का मतलब क्या है, जब हम स्नेह का मतलब होता है घी तेल वसा मज्जा, लूज मोशन या उल्टी करने से पहले कुछ 6-7 दिन 3-4 दिन पहले से हम रोगी को देते हैं, उसके अग्नि को ध्यान में रखकर। कितना बमन स्नेह कितना देना चाहिए, जितने से कि उसके शरीर में स्नेह का लक्षण दिखता है। वो हम जब पंचकर्म बाद में, जब हम उस अध्याय में जाएंगे पंचकर्म सीखने के लिए, इसके बाद हम द्रव्य गुण विज्ञान पढ़ेंगे। द्रव्य गुण विज्ञान के बाद हम पंचकर्म सीखेंगे। हमारा ये क्रमशः रहेगा, ठीक है। तो अस्नेह पूर्वे बमन विरेचन पीवती, अभी पूर्व कर्म किया ही नहीं, स्नेहन कुछ लिया नहीं है, घी तेल वसा मज्जा आदि लेकर के शरीर का स्नेहन नहीं किया है, स्वेदन किया नहीं है, अभ्यंग मसाज किया नहीं है, सीधा ही आप बमन दे रहे हो किसी को, सीधे ही आप लूज मोशन की दवाइयां दे रहे हो। इससे अतिकर्षित हो जाएगा शरीर और उससे शरीर में वायु बढ़ेगा।
अब आ गया अनुदीर्णम व छर्दी मुदीरताम। इसका मतलब होता है छर्दी, अनुदीर्णम व छर्दी मुदीरताम। इसका मतलब होता है उदीर्ण होना यानी कि बाहर निकलना। अभी छर्दी आना नहीं चाहता, यानी अभी उल्टी आना नहीं चाहता, बमन के विषय में बता रही है। और बार बार आप जो है उंगली लगा लगा करके कुछ ऐसी चीजें कर करके आप उल्टी करने के आप निरंतर प्रयास करते हो। अनुदीर्णम व छर्दिम उदीरयति, उदीरयति यानी उत्पन्न करना, अनुदीर्णयति यानी कि जो उत्पन्न होना नहीं चाहता। इसका मतलब है उल्टी आना तो नहीं चाहता, अंदर से उल्टी आने के जैसी कोई लक्षण तो है नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आप उंगली लगा लगा करके आप अगर उल्टी करते हो तो ये क्या है? बिल्कुल समझने वाली बात है। हम कहाँ गलती कर रहे हैं हमारे पंचकर्म के या हमारे इस सारी चीजों में? हम अगर हम इसी तरह से आयुर्वेद चरक पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। अनुदीर्णम व छर्दी मुदीरयत, उल्टी आती नहीं है, आने जैसी कोई ऐसी स्थिति है ही नहीं। अप्रवृत्त दोषों को बमन द्वारा बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। अगर हम पूर्व कर्म के साथ अगर आप स्नेह आदि पी करके बमन के जो मदन फल पिपली आदि एक विधि से अगर हम लेते हैं तो धीरे धीरे बमन के वेग उदीर्ण होता है, अपने एक तरीका से, अपने एक प्रवृत्ति से वो उदीर्ण होता है। उस दवाई को खा करके थोड़ी देर बैठोगे तो नेचुरली शरीर में उल्टी आने की प्रवृत्ति तैयारी होता है, लेकिन ऐसा तो हम कुछ करना ही नहीं चाहते। ये सब हमने कुछ किया नहीं, बस नमक डाल के पानी पिया और उसके बाद बस उंगली अंदर तक घुसाड़ दिया। वो एक दूसरा कुछ करते हैं ना, हम इतना बड़ा कपड़े हम मुंह के अंदर डालते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको? नेति बोलते, धौत क्रिया बोलते, क्या बोलते? शर्मा जी को पता है? धोती 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 क्रिया बोलते हैं। धोती जो कपड़ा है वो धोती अंदर क्रिया। ले जाते हैं। उसके बाद क्या ये धोती क्रिया, इसके बारे में यहाँ नहीं बोल रहा है ये। अनुदीर्णम व छर्दी मुदीरयत, जो उल्टी आना ही नहीं चाहता उसको निकालने के लिए पूर्व कर्म की तैयारी आपने किया नहीं है। आयुर्वेद बोलता है उल्टी करना है अगर तो तैयारी पूर्व करना है, और आप बैठे धोती जो है धोत क्रिया आप ये सारे कर रहे हो, कपड़े अंदर डाल रहे हो और ऊपर से आप खींच रहे हो और उल्टी जबरदस्त करने का प्रयास कर रहे हो। क्या करेगा ये? किस प्रसंग में इसका ये सारी चीजें आपने जस्ट दिमाग में रखना है। हम रोगी से पूछेंगे, और आप लोग नेचुरोपैथ से जुड़े हुए हो तो ये चीजें कहाँ जाके क्या गड़बड़ करेगा इसको आप जरा देखिए। नेचुरोपैथ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ उसकी कुछ एक जो क्रियाएं वो हमारे शरीर के लिए, यानी शरीर बोलता है कि शरीर के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो विधि पूर्वक करना है। आप दौत क्रिया करिए लेकिन विधि पूर्वक करिए। यही आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद बोलता है कि पूर्व कर्म करके एक विधि से आप उसको करिए। ऐसा नहीं कि रोज के रोज आप, मैं पश्चिम बंगाल में रहता था पहले, हॉस्टल में मालदह में रहता था, तो वहां एक लड़का वो ऐसे रोज इतना लंबा धोती का टुकड़ा उसने पता नहीं कैसे करके पूरा अंदर डालता है, और सारे लोग चटकी के उसको देखते वहां पर, सारे लोग खड़े होकर के अरे क्या कैसे कर लेता है ये। दूसरे सूत्र बच्चे लेते वो। भी दूसरे बच्चे भी करने का वो प्रयास करते, लेकिन किसी को उल्टी हो जाती है, किसी को खांसी होता है, किसी को कुछ होता है, आंखों से आंसू आता है, फिर वो नहीं कर पाते। फिर दूसरे तीसरे लोग हंसने लग जाते हैं, देखो ये नहीं कर पा रहा। और वो बड़े चाव से जो है अंदर डालता है और उसके बाद ऐसे करके खींचता है कपड़े, तो फिर उल्टी होती है, बहुत सारी चीजें होता है। पहले वो पेट भर के पानी पीता है और उसके बाद उल्टी करता है उन पानी को। अब आप इस सूत्र के यहाँ, क्योंकि चरक तो गलत नहीं बोल रहा है, चरक तो गलत नहीं हो सकता, सबसे पुराना शास्त्र है आयुर्वेद का चरक। अगर नेचुरोपैथ का आधार ये जो उसने जो दौत क्रिया किया वो उसका आधार अगर आयुर्वेद है, तब तो महाराज ये आयुर्वेद ये चरक तो उसको मना कर रहे। उदीर्णान वात मूत्र पुरुष वेगा
निरुणाद्धि। अब यहां बोलता है कि जो अनुदीर्ण है, जो नहीं आना चाहता, ऐसा उल्टी के वेग को, ऐसे उल्टी को आप निरंतर अगर कोई निकालने का प्रयास करता है तो ये बहुत गलत है। लेकिन उदीर्णान, उदीर्णान यानी जो शरीर के अंदर रहना नहीं चाहता, यानी बाहर निकलना चाहता है, क्या क्या? पसीना, मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ, ये सारी चीजें शरीर से बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उसको रोक देते हो, वात मूत्र पुरुष वेगात निरुणद्धि, इन वेगों को आप किसी किसी कारणों से, किसी किसी अवस्थाओं में और निरंतर आप रोकते हो। जैसे बलदेव जी है, ऑफिस में बैठते और सामने बॉस बैठे हुए हैं, अरे वो बैठे। जैसे कुछ लेडीज है, वो लज्जा के कारण से ऐसा हो जाता है, पेशाब तो आ रहा है लेकिन भैया सामने बॉस बैठा हुआ है, मालिक बैठा है, कैसे जाइए, जाएगा तो फिर। हम लोग अनुष्ठान में जब बैठते हैं ना, तो पहले इधर फरीदाबाद में, एक जब मैं बच्चा था, बनारस में जब हम लोग हॉस्टल में थे, तो हमें मई से लेकर के जुलाई तक छुट्टी होता था हॉस्टल के अंदर। तो हम लोग वहां जाते थे अनुष्ठान में, तो हमें दिन का 200 रुपये मिलता था। वहां 8 घंटे तक हमें कंटिन्यूसली 4-4 घंटे हमें अनुष्ठान में बैठना पड़ता था। मतलब माला लेकर के भक्ति में बैठना है। वो 4 घंटे तक हम हिल नहीं सकते। उस बीच में लेटेना आए, पेशाब आए, कुछ भी आए, पहले ही अपना करकुर करके आ जाओ। अब उसमें भी इतना भीड़ होता था, कभी तो टाइम ही नहीं होता था। इधर से लेटिन आया हुआ है, पेशाब का बैग है, लेकिन बाथरूम पूरा पैक है, लाइन में लड़के लगे हुए हैं, कहीं और जगह कर नहीं सकते। फिर जैसे तैसे उसको थाम करके फिर आके बैठते थे अनुष्ठान में, क्या करें। अब उसको 4 घंटे के बीच में हम खड़े नहीं हो सकते। मैंने तो ये अपनी मजबूरी बताया, तब था, उस समय हम इन चीजों से गुजरे हैं। ऐसे ही और भी कुछ मजबूरी हो सकता है दुनिया में लोगों को, मल मूत्र को रोकने का कुछ और भी मजबूरी हो सकता है। आप लोग बताइए और क्या क्या मजबूरी हो सकता है, अगर आप लोगों ने ऐसे कुछ फेस किए हो, बताइए जरा ऑडियो खोल के, किसी ने कुछ ऐसे फेस किए हो। जैसे लेडीज बोल सकती है कि सर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आ सर रहा सरकार सरकारी बस में ट्रैवलिंग में है। सरकारी बस में बैठे हुए हैं, लेटिन आ गया, और आप ठीक है, अब 3 घंटे तक जो है उसको लेके बैठो। स्कूलों में भी होता है सर, मतलब स्कूल में जब शिक्षक और जो शिष्य आपके सामने होते हैं, तो शिक्षक से अनुमति लेने के पश्चात जब अनुमति नहीं मिलती तो रोक करके हाँ, बैठना बस पड़ता बस है। बस बस बस। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अच्छा, कल एक पेशेंट आए मेरे पास, कहते नहीं, आज बलदेव जी ने मुझे भेजे थे, बलदेव जी ने भेजा है। वो जो लड़की जो थी, कहते कि सर मुझे भूख तो 1 बजे लगा था, लेकिन हमें वहां मजबूरी से 3 बजे रोटी खाना होता है। क्या हो गया? भूख के बेग को उसने रोका है। रोका कि नहीं रोका? तो ये छोटी छोटी चीजें उसके शरीर में व्याधि को उत्पन्न करना है, इसने करना है। बेग को रोकना इसी का नाम है। अब उस दूसरे उस लीडर को तो पता नहीं है कि भाई इसका क्या मायने रहता है। बच्चे स्कूल में टिफिन लेके चले जाते हैं, बेचारे भूखे मारे, वो खाने ही नहीं देते। सर जो 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 रोक रहे हैं वो भी बीमार है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उनको इसके वो और भी एलोपैथ, बीमार है, जो मालिक है और भी बीमार है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि उसका रीजन, अब ये जो लड़की है ये तभी ठीक होगी जब वो इन चीजों को कंट्रोल करेगी। देखो, या तो स्वस्थ देखो, या तो अपना काम देखो, या उस काम में या तो उसको समझाओ कि भाई ऐसी चीजें हैं, ये चीजें गड़बड़ करती है। जब भूख लगे तो भोजन करना है, भूख लगी हुई है भोजन नहीं करोगे, और बाद में जब भूख मिट जाती है तो भोजन करोगे, ये दोनों ही गड़बड़ है। भूख लगने पर भोजन करना है, भूख अगर नहीं लगती है तो भोजन नहीं करना है, सीधी सी बात है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा भूख लगी लेकिन तब भोजन नहीं होता, हम गाड़ी में कहीं सफर कर रहे होते, और 2-3 घंटे के बाद कहीं आ गया लेकिन तब भूख ही नहीं है। तब हम ये नहीं कह सकते कि भैया चलो पहले भूख लगी हुई थी अब भोजन करते।
तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं, मतलब इसमें कोई ऐसे लंबी चौड़ी बात ही नहीं है इसमें। कुल मिलाकर के वात मूत्र पुरीसा, अब ये वात का मतलब है नीचे अधोवायु। अब जैसे अधोवायु में तो लेडीज के लिए तो बड़ी ऐसी बात है, गैस पास कर देना नीचे से, शर्म के मारे नहीं होता, वो लेकर के थाम करके बैठी हुई रहती है, अंदर ही अंदर वो पड़ा रहता है। तो क्या बोला इसने, वात मूत्र पुरीस, वात यानी वही गैस फ्लूइड, पुरीस बेगात निरूढ़ांत। अब ये सारे गुल्म करने वाले हैं अंदर। अब देखो जरा, अत्य शीतो व पीवती, जो आदमी बहुत अधिक ठंडा चीजें पीता है, नव उदकम अतिमात्रम पीवती, नव यानी नया, उदक यानी पानी, एकदम नया अभी अभी जमीन से निकला हुआ पानी को पीने से, यानी कि पानी को भी बासी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ताजा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देखो, हर एक शब्द को अगर हम गहराई से समझेंगे तो हमें आयुर्वेद के अंदर गहराई तक जाने में मजा आएगा। एकदम नया पानी पीने से गुल्म हो रहा है, यानी कि आयुर्वेद कहीं ना कहीं ये बोलता है कि पानी को एक बार उबाल करके फिर घड़े में रखा जाए, फिर उस पानी को हम पी सकते हैं, वो पीने योग्य पानी हो जाता है बाद में। थोड़ा देर ठहर जाए, वो थोड़ा सा ग्रेविटी आ जाए उसके अंदर, ये भी हाँ, रीजन। अति संक्षोभिणा व याने न याति, याने न यानी कोई ऐसा गाड़ी, यान यानी गाड़ी, याति यानी चलना, अति संक्षोभिणा बहुत खटारा वाला गाड़ी जो है, और उसको आपने बहुत ऐसे पथरीले रास्ते में आप चल रहे हो, बहुत ज्यादा पथरीले रास्ता है, और वहां से खटारा गाड़ी लेकर के आप जो ट्रैक्टर टाइप की गाड़ी में, और निरंतर चलते हो, निरंतर कर रहे हो, वह एक रीजन है। अति व्यवाय, अति मात्रा में आप सेक्स के लिए सोचते हो, करते हो। अति व्यायाम, अत्यंत एक्सरसाइज करते हो। अब एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें आ गया, अधिक मात्रा में पढ़ना, अधिक मात्रा में जिम करना, अधिक मात्रा में कुछ भी करना, बहुत ज्यादा पैदल चलना, ये सभी व्यायाम में आने वाली चीजें, जो जो कोई ऐसी क्रियाएं जो शरीर को थका देता है। जैसे कोई आदमी दिन भर बोलता रहता है, वो भी ज्यादा अति व्यायाम हो। कोई आदमी दिन भर ताश खेलता है, दिन भर ताश खेलना दिमाग का व्यायाम हो गया। दिन भर पढ़ना, ये सारे को हम व्यायाम में ही रखेंगे। व्यायाम, शोक, बहुत ज्यादा शोक करने से। अरुचि, अरुचि जैसे कंडीशन में। उसके बाद आया अभिघात, अभिघात मृच्छति व, अभिघात मृच्छति व, अधिक चोट लगने पर, अधिक अभिघात यानी चोट लग जाना, एक्सीडेंट। हाँ, एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग गया। विषमासन, विषमासन, विषमासन शयन। विषमासन का मतलब होता है भोजन की अव्यवस्था, कभी बहुत ज्यादा खा लिया, कभी बहुत कम खाया, कभी खाया ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो दिन में मोबाइल टीवी वगैरह देखते हैं, और एक आदमी आया और बोला, अरे भाई आप भोजन तो चकाचक खाना चाहिए। वो तब तक चकाचक ही खाता है जब तक कोई दूसरे की कुछ चीजें नहीं सुन लेता है। फिर उसको कोई दूसरे के, अरे भोजन तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, फिर वो खाना ही बंद कर देता है। ऐसा करके कभी खा रहा है, कभी नहीं खा रहा है, कभी कम खा रहा है, कभी रुक रुक के खा रहा है, कभी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा है। ये नए नए नाटक आजकल शुरू हो रखे। कभी जो है असमय खा रहा है, कभी वो असमय खा रहा है, कभी भूख ना लगने पर नहीं खा रहा है, कभी भूख ना लगे तो ही खा रहा है। तो ऐसे इन सारी चीजों को विषमासन बोलते, एक नाम ही इन सभी चीजों को, विषमासन। और विषम शयन,
सोने की जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, कभी लाइट जला करके सोता है, कभी एकदम अंधेरे में सो जाता है, कभी उबड़ खाबड़ वाले कहीं सो जाता है, कभी गद्दा जो है ऊपर रख के सो जाता है, कभी बैठे बैठे ही सो जाता है। तो उसकी सोने की जो व्यवस्थाएं जो है वो ठीक नहीं है। चंकमण सेवी व भवती, तो इस तरह के जो है विषम स्थानों पर चंक्रमण करता है, यानी कुछ इस तरह के एक्टिविटीज वो करता रहता है। अन्यथा किंचित देवम विदम विषम अतिमात्रम व्यायाम जात मारभे तस्यापचारत बात प्रकोपम मापत्यते। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसी चीजें करता है जिससे कि क्या हो जाता है, बात प्रकोपम आपत्यते। इन सारे चीजों से शरीर में वायु बढ़ने वाला है। ये सारे वायु बढ़ने वाली। अब आप लोग अगर डायरी में नोट करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक डायरी ले लो जहां पर वायु किन किन अवस्थाओं से बढ़ता है। हमारे पास तो 3 ही डायरी चाहिए हमें। तो एक डायरी में सिर्फ वायु ही लिख लो, दूसरे में पित्त, तीसरे में कफ। वायु में कारण लिखो और कारण में भाई ये कारण से गुल्मा हो रहा है। पहले आपने ज्वर का कारण देखा, अब उसमें से कौन कौन से कारण रक्त पित्त के संदर्भ में वायु में आया है उसको अलग सा नोट कर लो, जो वायु जो ज्वर में नहीं मिलता। ज्वर और रक्त पित्त के बाद कौन से वो कारण नया आया है जो गुल्म में आया है मगर उन दोनों में नहीं मिलता, ऐसा करके अलग अलग रख लो। आया समझ में आप लोगों को? ये स्टडी करने का तरीका है। भाई रक्त पित्त जोर में वो कारण वो तो है जिससे वायु बढ़ता है, वो तो बताया ही है, लेकिन एक नया कारण दूसरे अध्याय में जुड़ गया, उसको नया लिख लो। सभी लिखने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर हमने देखा अति शीतो पिबती, बहुत ज्यादा ठंडा पीना, वो तो पहले भी आया ही है। लेकिन नवोदकम अति मात्रम पिबती, नए पानी को अधिक मात्रा में पीना, ये कहीं पहले आया नहीं है। तो इसको गुल्म के संदर्भ में हम रख सकते हैं। अब देखो जरा, अब यहाँ पर क्या होगा, गुल्म होने के लिए इन तमाम चीजों से कंटिन्यूसली व्यक्ति जब रूबरू होता है, करता रहता है, वो सारे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 10 दिन करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई आदमी एक दिन समोसा खा लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खा लिया, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई आदमी ने एक दिन बर्गर खा लिया, अरे काहे पीछे पड़े हो। बर्गर हमारे लिए, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे ना कि भाई चोर हमारा शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु कौन है? प्रकाश जी बताइए, हमारा शत्रु कौन है? चोर है क्या? नहीं, वो कहते हैं कि जिसके अंदर जो चोरी की जो प्रवृत्ति है ना, वो हमारा शत्रु है। बर्गर शत्रु नहीं है। रोज बर्गर खाने की आदत, मनमाना ढंग से, भूख ना लगे भी, सुबह बर्गर, दोपहर बर्गर, भाई बर्गर को ही तूने अपना इष्ट माना तो वो गड़बड़ है। कभी कभी ठीक है, चल जाता है, कभी कभी चल जाता है। लेकिन आयुर्वेद क्या बोलता है पता है? मैं आपको बताता हूँ। ये आम के संदर्भ में जब कभी हम आम के ऊपर जब कभी डिस्कस करेंगे तो उसमें एक बात निकल के आएगा। हमारे शरीर के जितने भी जो कोशिकाएं हैं जो खुद के लिए जीता है, ये बड़ी समझने वाली बात है कि दुनिया में हर चीजें जो अणु अणु परमाणु है वो सभी स्वार्थी है, वो अपने लिए जीता है और उसका जीना किसी औरों के जीवन का आधार बन जाता है। जैसे बादल में अधिक पानी हो गया तो बादल से पानी नीचे गिरता है। भाई बादल शायद नहीं चाहता कि मैं पानी गिराऊं, लेकिन मजबूरी है कि पानी ज्यादा हो गया, चलो नीचे गिर गया, वो अपने आप गिर जाता है, वो चाहे तो भी नहीं रोक सकता। लेकिन जब वो पानी नीचे गिरता है तो वही पानी हमारे जीवन का आधार बन जाता है।
हमारे शरीर के अंदर भी प्रत्येक अणु परमाणु अपने लिए जीता है और उनके अपने लिए जीने का वह परिणाम ही वो हमारा जीवन का हिस्सा बन जाता है, उसी से हम जीते। यानी उनका जीना, उनके जीने के लिए यत्न करना ही मेरा जीवन है। अगर मैं समोसा खाऊंगा तो मेरा शरीर और वो परमाणु देखता है कि इस समोसे में मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। समोसे के अंदर मेरा स्टमक ढूंढता है कि भाई मेरे मतलब का कुछ है क्या, अगर है तब तो उसको वो डाइजेस्ट करता है, जो उसके मतलब का है उतना ही वो डाइजेस्ट करता है, जो उसके मतलब का नहीं है उसको वो डाइजेस्ट नहीं करता, वो कहता है भाई मेरे मतलब का ही नहीं है। जो बेमतलब का चीजें हैं वो शरीर में, स्टमक में आम के रूप में पड़ा रहता है, आम के रूप में पड़ा रहता है, टॉक्सिन के रूप में पड़ा रहता है। वो ऐसे ही उदीर्ण होकर के नीचे जाता है, वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि वह मेरे स्टमक के परमाणु के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने वाला ऐसी कोई चीज नहीं है, और न लिवर के लिए है, न स्प्लीन के लिए है, न किसी दूसरे ऑर्गन के लिए, क्योंकि उसके नजर में समोसा जो पोषण से रहित अगर है तो कोई मतलब का नहीं है। इसीलिए हम लोगों को कोई ऐसा ही चीज खाना है जो मेरे शरीर के अंदर की कोशिकाएं, उन परमाणुओं के मतलब का चीज हो। आप देखिए जरा संप्राप्ति यहाँ कैसे तैयार होता है, सप्रकुपितो वायुर। अब इन 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 कारणों से शरीर में वायु प्रकोपित होने वाला है। कंटिन्यूसली समोसा, कंटिन्यूसली बर्गर, कंटिन्यूसली न दिन देखा न रात देखा, रात भर जग रहा है, दिन भर जग चाय रहा भी है। उसी में आता है, हाँ जी, चाय भी लगातार पीते रहते हैं लोग। हाँ, सुबह भी उठा और कोल्ड ड्रिंक पिया, रात को भी उठा कोल्ड ड्रिंक पिया, सोते सोते भी कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कभी कभी पी लिया, जब दोस्त मिले तो दारू ही पी लो अगर अच्छा लगता है तो। हाँ, लेकिन वही बात है कि शरीर और हमारे शरीर की कोशिकाएं उसको, और दारू तो बिल्कुल पीने योग्य नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे ओज के जस्ट विपरीत है। सब कुछ खाओ पियो लेकिन दारू नहीं, क्योंकि दारू और शोक ये दोनों चीजें शरीर के लिए बहुत बड़ा शत्रु है। दारू और शोक, चिंता, ये दोनों चीजें हमारे हृदय को बहुत कमजोर करते हैं, क्योंकि ये ओज को नष्ट करते हैं, और ओज मन का भोजन है। दारू पीते ही मन कमजोर हो जाता है। सप्रकुपितो, इस प्रकार के कारणों से, इन सारे कारणों से, वातवर्धक कारणों से प्रकुपित होकर के वायुर महास्रोतो अनुप्रविश्य, महास्रोत, स्रोतस के अंदर प्रवेश हो जाता है। वायु इन 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 कारणों से प्रकुपित हो जाता है। अब यहाँ एक बात जो समझने वाली है कि वायु यहाँ जो प्रकुपित होता है कैसे होता है, रोक्षात, रुक्ष गुण से प्रकुपित। जैसे वायु के कौन कौन से गुण है, मेघा जी बताइए, वायु के कौन कौन से गुण है? रूप, शीतो, शीत, लघु, चलोसत, ठीक है, शर्मा जी बताइए, आदर्श शर्मा जी। विशद खर। हाँ, शर्मा जी आप बढ़िया तरीका से बताइए। बता दिया मैक्सिमम इन्होंने। अच्छा, सर रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल खर। हाँ, विशद खर, सॉरी विशद खर। तो ये सारे गुण है, लेकिन गुल्म होने के लिए जो वायु ऊपर के उन कारणों के अति सेवन से, अति क्रिया को एक्सेप्ट करने से वायु विशेष तौर पर रुक्ष गुण से बढ़ने वाला है। यानी कि अब ये समझ लो कि गुल्म होने के लिए जब वायु बढ़ेगा
तो वायु रुक्ष गुण से बढ़ेगा। शीत शीत गुण को आधार बना करके रुक्ष गुण प्रधान चीजों से वायु बढ़ने वाला है। वायु बढ़ने वाला है। इसीलिए तमाम गुल्म वात प्रकृति वाले व्यक्ति को उस तरह के रुक्ष गुण चीजें, कारक चीजों के अति सेवन से अगर गुल्म हुआ है और वो अगर आप उसको कुटकी देते हो तो कुटकी का गुण कैसा है? रुक्ष है, शीत है। कुटकी उसको उल्टा काम करने वाला होगा। वैसे कुटकी का काम क्या है? लेखन भेदन करने वाला है। लेकिन कभी कभी गुल्म में कुटकी उल्टा असर करता है। कारण क्या है अविनाशी? क्योंकि कुटकी का जो गुण है वही गुण उसके गुल्म का बना हुआ है। उन्हीं गुणों से युक्त वह गुल्म है। उन्हीं गुणों से युक्त क्रियाओं के करने से वो गुल्म तैयार हुआ है शरीर में। इसीलिए समान गुण विपरीत गुण के सेवन से वो चीज समाप्त होता है। कुटकी खाते ही रोगी हाय तौबा करने लगे, समझ लो वायु रुक्ष गुण से बड़ा है। फिर सजग हो जाओ। रोक्षात यानी कि वायु महास्रोतस के अंदर प्रवेश हो जाता है विशेष रुक्ष गुणों से, और कठिनी भूतम आप्लुत्य पिंडितो अवस्थानम करोति। रुक्ष गुण से प्रविष्ट वायु कठिनी भूतम आप्लुत्य कुछ एक जगह में, यानी कि जो महाधमनी जो स्थान है उसके कुछ जगहों में जाकर के पिंडाकृति। अब यहाँ क्या होगा? बीच में वायु, इधर से क्लेद उधर से क्लेद, सबको लेकर के वायु, जैसे हम करते हैं ना कि कमल इधर से कमल बिछाए हुआ है, इधर से हम घुसे और कमल को चारों ओर से हमने कवर किया, हम बीच में हो गए, कमल हमारे पूरे शरीर को कवर कर लेता है। कुछ उसी तरह से जैसे बैलन है, अंदर हवा है लेकिन बाहर से उसने कवर किया हुआ है, सेम वैसे ही वायु यहाँ है। वायु द्वारा ही निर्मित है, वात प्रकृति वाले आहार द्वारा निर्मित जो ये गुल्म है इस तरह से यहाँ बना हुआ है, जो कठिनी भूतम आप्लुत्य पिंडी अवस्थानम करोति। पिंडी यानी गोला गोला सा, कुछ ऐसा उभरा हुआ, गांठ जैसा, बबुल्स जैसा, कोई फुटबॉल जैसा। देखो ना वो जो है पॉलिप्स कैसा दिखता है, लंप कैसा दिखता है, रसोली जो अभी हमारी बहन ने कहा, रसोली कैसा दिखता है, फाइब्रॉइड, सिस्ट कैसा दिखता है, पीसीओएस कैसा दिखता है। तो ये सारे के सारे इनका संप्राप्ति गुल्म के साथ हम लेकर के जा सकते, क्योंकि वो प्रथम धराकला, मांस धराकला जो है उसके सहयोगी जो चैनल है उसके अंदर वायु इन 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 आहार विहार के कारण से रुक्ष गुण से वायु बढ़ करके महास्रोत यानी उन धमनियों के अंदर जाकर के कठिन होकर के वहां वाताल एकदम गोला गोला सा बन गया। अंदर वायु और बाहर क्या है? बाहर जो है कि मांस धराकला के सहयोगी जो स्नायु है, धमनी है, कंडरा है, ये सारी चीजें फूल गया उसके वहां पर। ठीक है। ज्यादातर वैसे तो पूरे शरीर में ऐसा ये हो सकता है, लेकिन चूंकि महाधमनी के अंदर जाएगा तो हृदय वस्तु पार्श्वयोर नाभ्याम वा, विशेष करके कहाँ कहाँ होने वाला ये पिंडित, ये गुल्म कहाँ कहाँ होने वाला है? हृदय में होने वाला है, कार्डिक मसल्स के अंदर। वस्ती स्थान में होने वाला है। वस्ती कहते ही पूरा का पूरा ओवरियन
सिस्ट, ये सारी चीज इसमें आएगी। पॉलिप्स, क्या नाम है आपका, ये सारी चीजें आ गया आपका, रसोली वसोली सारी बस्ती के हिसाब से आ गया। पार्श्वयोर नाभ्याम, नाभि के दोनों साइड के जो ये भाग है, हर्निया वर्निया सारे जो है, इससे आप ले सकते हैं। वो बाद में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से रोग इसमें आ जाता है। वह ससूलम उपजनयति, तो इस तरह से इन स्थानों में पिंडित होकर के सूलम दर्द को उत्पन्न करता है। ग्रंथि सा अनेक विधान, अब देखो यहाँ इसने कह दिया ना, अनेक प्रकार के ग्रंथि के रूप में ये प्रकट हो जाता है। अनेक विधान भैया बहुत है, अलग अलग जगह है, जहां पर स्नायु का जो चैनल है वो अलग है, सिराओं का अलग अलग है, कंडरा का अलग अलग है। कहाँ कहाँ आप अलग अलग नाम से उसको ढूंढ के चिकित्सा ढूंढते रहोगे। बस समझ लो पिंडी भूया ग्रंथि के रूप में बैठा हुआ है, रुक्ष आदि कारणों से ऐसा हो रहा है, कठिन भूत हुआ है। ठीक है ना। तो पिंडित स अवतिष्ठते स पिंडितत्वात् गुल्म इति अभिधीयते, बस गुल्म का इसने यहाँ पर पुनरुक्ति यहाँ इसने बता दिया कि जो पिंडित भाव से किसी एक जगह में गोलाकार बन करके बैठा हुआ है उसको हम गुल्म कहेंगे। गांठ जैसा बन करके जो बैठा हुआ है, ठीक है। इति अविधीय स मुहुराधमति मुहुर अल्पत्वमापद्यते अनियता विपुलाणु वेदस्य भवति चलत्वात् वायो। अब यहाँ पर कुछ वातज पित्तज और कफज के बारे में थोड़ा सा, यहाँ पर वातज के बारे में विशेष करके, और ये अभी हम यहाँ पर इस सूत्र में पढ़ रहे हैं, मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। वायु अगर ये वातज कारणों से होगा, पिंडीभूत जो है वो आहार विहार जैसे ऊपर हमने अभी बताया उसके ही हिसाब से वातज कारणों से आहार विहार से अगर उसका ये गुल्म होता है तो वो गुल्म का आकृति कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा, रोगी जैसा बोलेगा उसके हिसाब से ही अंदाजन लग जाएगा कि ये वातज है, पित्तज या कफज है। तो देखो जरा, अगर वातज होगा तो ये कभी बढ़ता हुआ कभी छोटा होता होगा, जैसे वायु का इरेगुलर उसकी स्वभाव है, चंचल प्रकृति है, कभी निर्माण करता है और कभी डाउन कर देता है। तो गुल्म गांठे कभी बढ़ जाता है कभी बैठ जाता है। सर 2 महीने पहले तो बहुत बड़ा बड़ा तंग किया था, बाद में डॉक्टर ने दवाई दिया और ठीक हो गया। बेसिकली डॉक्टर की दवाई से नहीं, वो अपने आप ही ठीक हो गया, क्योंकि ये वायु का तो ऐसा स्वभाव ही है ना। और रोगी कहता है कि वाह, अमुक डॉक्टर ने मुझे अमुक कैप्सूल दिया, टैबलेट दिया और मैं ठीक हो गया, 2-3 महीने ठीक हो जाता है। ये वायु का अपना स्वभाव है, वो अपने आप ठीक हुआ है। ये तो ऐसी बात है कि भाई छत पे एक कबूतर बैठा हुआ था या कौवा बैठा था, मैंने यहाँ से गुलेली से दूर से निशाना मारा और उसको मारा, जैसे ही मारा था वो भाग गया। मैंने कहा वाह, मजा आ गया भाई, गुलेली से मेरा निशाना बड़ा ही तगड़ा है, पता चल गया इसको। इसको आयुर्वेद में काकताली न्याय बोलते हैं, यानी मैंने यहाँ से ताली बजाया या पत्थर मारा और काक ऊपर उड़ गया। हो सकता है कि कौवा का वो उड़ने का समय हो, उस समय वो उड़ना ही चाहता था, उसी वक्त मैंने ताली बजाया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे ताली बजाने से, पत्थर मारने से कौवा भगा है। कहने का मतलब है वायु अपने गुणों से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से इस पिंड को यानी गुल्म को कभी बढ़ा देता है कभी कम करता है। तो पेशेंट हमेशा इस तरह की जिज्ञासा और बातों को लेकर के आपके पास, वायु के कारण इसमें अनियत रूप से कभी कम तथा कभी ज्यादा वेदना भी होता है, यानी उसके साइज भी नीचे ऊपर होता है, दर्द भी नीचे ऊपर होता रहता है। सब के सब वायु के चल गुण के वजह से हो रहा है। अनियत विषमताएं ये सारे जो है उसमें आ रहा है। वायु के वजह से शरीर में बार बार चेटी रेंगता हुआ सा उसको महसूस होगा। रोगी बोलेगा सर जहां पर मेरा गुल्म है सर, पेट के अंदर ना कीड़े जैसे दौड़ता है, सर मेरे लेफ्ट साइड में पेट के कीड़े जैसा दौड़ता है। गुल्म तो है, वो एक चीज बता रहा है और हमें समझ में आनी चाहिए कि यह तो वातज गुल्म है। चिकित्सा हमारे लिए आसान हो जाएगी।
और उसके शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में सुई चुभने जैसी दर्द होना, विदारण, एकदम ऐसा लगता है कि कोई शरीर को फाड़ रहा है, इस तरह के विदारण युक्त स्थिति होना, तनाव, उस जहां पर गुल्म व गांठ बना हुआ है वहां पर कर्षण होना, खिंचाव जैसी अवस्थाएं उसको होना, कभी कभी शून्यता उस जगह में, सेंसलेस जैसी स्थिति वहां पर हो जाता है, कभी कभी हर्षण, वो एकदम जैसे रोम हर्षण बोलते ना, इस तरह से वहां उबार, ऐसे चीजें उसको महसूस होगा। तो ये सारे के सारे जो भाव है, क्योंकि चेतना का प्रतीक है वायु, तो ज्ञान है, चेतना है, तो कभी हर्षित होता हुआ वो जगह, कभी शून्यता, सेंसलेस होता हुआ आपको ये सारी चीजें महसूस होगा, यानी यह वातज है। रोगी में कभी कोई बुखार भी आता है तो सायंकाल सूर्यास्त हो जाने के लगभग आसपास में उसको बुखार जैसी स्थिति होती है, मुंह सूखता हुआ सा लगता है। अब ये चाहे तो आप फाइब्रॉइड के संदर्भ में हो, ओवरियन सिस्ट के संदर्भ में हो, ट्यूमर के संदर्भ में हो, सारा मैं कल आप लोगों को रोग का नाम गिना देता हूं। उसके शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, उसके प्लीहा की वृद्धि होने लगती है, स्प्लीन की वृद्धि होती है, पेट में गुड़गुड़ आवाज आना, आंतों में शब्द, आंत्र कूजन शब्द आना, अभिपाक, भोजन करना पकना, उदावर्त, वायु का प्रतिलोम हो जाना, नीचे से मलबंध हो जाना, शरीर में वेदना होना, सिर और शंख प्रदेश, शंख बोलते ये वाला भाग, ये जो शंख भाग है, शंख मर्म अगर कोई कहेगा तो ये शंख मर्म है, ये हमारा शंख मर्म है, ये ध्यान देना, शंख मर्म। तो शंख प्रदेश में कभी कभी दर्द होता है, कभी तो समझ लो ये वातज है। ये कफ में इतना दर्द होता है, ये वायु का स्थान है, ये वैसे तो वायु का स्थान दर्द के संदर्भ में ये है पीछे की ओर, ये कफ का दर्द, अगर यहाँ दर्द होती है तो कफज है, यहाँ दर्द होती है कान के ऊपर, यहाँ पर कान के ऊपर, तो ये पित्तज है, पित्त की वजह से दर्द हो रहा है। शंख प्रदेश में ही आपको अगर दर्द होता है, यह भी वायु के वजह से है। हालांकि इसको वात का आवरण हम यहाँ मान सकते हैं कि कफ का आवरण वायु में हो रहा है। वैसे तो कहीं भी जो दर्द है बगैर कफ के नहीं हो सकता, लेकिन पीछे दर्द हो तो ये क्षय के कारण से दर्द हो रहा है, आगे दर्द हो कफ की वृद्धि की वजह से दर्द हो। आ रहा है समझ में आप लोगों को? आगे दर्द हो तो कफ के आवरण हो रहा है वायु में, पीछे दर्द हो तो वायु क्षय हो रहा है, धातुओं का या चीजों का, कफ का क्षय हो रहा है, पीछे दर्द हो रहा है। यहाँ दर्द हो रहा है तो गैस्ट्रिक ट्रबल, गैस्ट्रिक या पेट में गैस वगैरह बना हुआ, यानी हमारा अग्निधरा कला जो है, अग्निधरा कला है उस स्थान में, और गैस वगैरह बना हुआ है, अग्नि की प्रॉब्लम की वजह से, पित्त की वजह से दर्द हो रहा है। तो ये सारे कुछ सामान्य सी चीजें हैं, इसको समझना आनी चाहिए। तो सिर और शंख प्रदेश में विशेष करके उपद्रव होता है, स्किन हो, नाखून हो, आंख हो, मुंह हो, शरीर विशेष करके मूत्र और जो स्टूल है थोड़ा काला रंग का दिखना शुरू हो जाता है, काला कुछ रेडनेस, अरुण वर्ण का, ये होने वाला है। लंप जो निकला है, मुझे आज किसी ने फोटो भेजा था, नाभि में जो नाभि में एक गांठ सा जो बना हुआ था, ये पित्तज है, पित्तज है। पित्त और वात जैसी कुछ सिम्टम्स, अभी वो हमारे क्लास में है या नहीं, उन्होंने मुझे फोटो भेजा था, अपेंडिक्स जैसा, बट वो अपेंडिक्स नहीं है, वो अलग चीज है। नहीं, तो उसकी अगर वातज होगा, चाहे फाइब्रॉइड हो, चाहे ओवरियन सिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, जो गुल्म है वातज होगा, तो स्किन के जो कलर है वो कुछ रेडनेस, कुछ ब्लैकनेस, इस तरह के चेंज होने वाला है उसका। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, ये वातज गुल्म का लक्षण है। ठीक है, तो कल हम पित्त और कफज गुल्म के बारे में समझेंगे, और परसों हम फिर ये गुल्म की चिकित्सा
और गुल्म के बारे में कुछ जो चीजें हैं ट्रीटमेंट को लेकर के कैसे कैसे हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और इसमें कौन कौन से एलोपैथ वाला जो नाम है गुल्म में वो चीजें हम समझेंगे। तो आज हमारा क्लास इतना ही है। किसी ने कुछ सवाल करना है तो देखिए।